एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज की इस वीडियो में हम इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन फिर से हम स्टार्ट करें। जैसे कि हम प्रीवियसली हमने 2020 के इग्नू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। काफी सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे 2020 पीवाईक्यूज, ठीक है, इग्नू के। अब हम 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फॉर इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिसमें हमने स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया था। टी टेस्ट, जी टेस्ट क्या होता है, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है, वो वाले सेशंस को भी हम आगे बढ़ाएंगे। अगर स्टूडेंट्स आप चाहते हो कि उस वाले सेशन को हम आगे बढ़ाएं, आपको उस सेशंस पर और आपको एक्सप्लेनेशन विद एमसीक्यूज देखने मिले, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम थ्योरी पढ़ाइए, लेकिन जब हम थ्योरी पर मूव करते हैं तो कोई स्टूडेंट्स का फीडबैक हमें अच्छा नहीं दिखता है। इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इग्नू के 2019 के पीवाईक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ठीक है। तो इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे कि आप सभी को पता है, 8 जनवरी को कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसके लिए आपके पास बहुत ही कम टाइम है। आज से अगर आप देखो तो 10 to 12 डेज ही आपके पास रिमेनिंग है प्रेपरेशंस करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, इन 10 to 12 डेज, ये 10 से 12 दिनों में भी आप इग्नू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशंस कर सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमारा नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पर। हम 100% हमारे कोर्स में गारंटी देते हैं, जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको 100% गारंटी मिलने वाली है कि हम आपको पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर करवाते हैं, यानी हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। तो ये हमारा रिकॉर्ड है। प्रीवियस ईयर की जो बैच थी इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, उसमें स्टूडेंट्स जो थे हमारे, उन्होंने 80 to 85% स्टूडेंट्स ने उनका पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर पाया। और हमारे ही जो कोर्स मटेरियल है, हमारा जो स्टडी मटेरियल है, उसी मटेरियल से स्टूडेंट्स को डायरेक्टली 50 में से 30 to 35 क्वेश्चंस हमारे ही प्रोडक्ट्स से, हमारे ही स्टडी मटेरियल से उनको पूछा गया था। तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम आपको हमारी गाइड, अब हम आपको हर एक चीज हम प्रोवाइड करते हैं जो भी आपको चाहिए। तो आपको जल्द से जल्द हमें दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक हमने कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज सेशन। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डीयू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टोटल आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है। 50 एमसीक्यूज जो होता है आपको, उसमें एक क्वेश्चन जो होता है, एक एमसीक्यूज जो होता है 4 मार्क के लिए होता है। तो उस तरीके से आपका टोटल पेपर 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 मार्क्स आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है और रिमेनिंग 100 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो 100 मार्क्स फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको पूछा जाएगा। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपको एग्जामिनेशन में भी सिर्फ एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 100 मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में लेकर आना ही है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे कोर्स के थ्रू आप इजीली पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हो, यानी 100 में से 85 to 90 मार्क्स तक आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको एग्जाम में आ सकता है। हमारा ये 90% गारंटीड कोर्स है, जिसमें जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि थ्योरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स है। मॉक टेस्ट है, टोटल 10 मॉक टेस्ट है। देन उसके बाद नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, एंड 1500 प्लस रिविजन एमसीक्यूज पीडीएफ। और ये जो सारा कोर्स है आपको दोनों लैंग्वेज में देखने मिलेगा, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो काफी, जैसे कि मैंने आपको कहा, 90% हमारा जो कोर्स है वो हमारा जो है टेस्टेबल कोर्स है। 90% स्टूडेंट्स हमारा हर टाइम, सारे जो यूनिवर्सिटी के लिए होता है, 90% एंड अबव रिजल्ट होता है। तो याद रखना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके एग्जामिनेशन की भी डेट रिलीज हो चुकी है, तो आपको जल्द से जल्द हमारे कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पायलट स्टडी इन रिसर्च? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि पायलट स्टडी का पर्पस क्या होता है रिसर्च में। तो पायलट स्टडी होती क्या है, पहले हम वो देखेंगे। पायलट स्टडी वो स्टडी होती है जो स्मॉल स्केल पर परफॉर्म की जाती है।
अब पायलट स्टडी स्मॉल स्केल पर ही क्यों परफॉर्म की जाती है? बिकॉज ये देखने के लिए कि स्मॉल स्केल पर जब रिसर्चर स्टडी परफॉर्म करते हैं उससे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो आउटकम्स आ रहे हैं, सो वो सक्सेसफुल है या नहीं, ये देखने के लिए रिसर्चर पहले स्मॉल स्केल पर स्टडी परफॉर्म करते हैं। अगर वो स्टडी सक्सेसफुल होती है तो स्टडी को रिसर्चर लार्ज स्केल पर परफॉर्म करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि पायलट स्टडी का पर्पस क्या होता है। सो पायलट स्टडी का पर्पस ये होता है कि हमें जो लार्ज स्केल पर स्टडी परफॉर्म करना होता है वो चेक करना होता है कि वो सक्सेसफुल होगी या नहीं, इसीलिए रिसर्चर पहले स्मॉल स्केल पर स्टडी परफॉर्म कर कर देखते हैं वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट। दैट्स व्हाई अगर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टू गेज सुटेबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग फुल स्टडी। सो यहाँ पर आपके लिए न्यू वर्ड है गेज। गेज का मतलब होता है टू चेक और टू टेस्ट। ये टेस्ट करने के लिए कि वो स्टडी लार्ज स्केल पर हम कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं। दैट्स व्हाई ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका कि पायलट स्टडी का पर्पस ही होता है कि वो जो स्टडी है हमारी वो लार्ज स्केल पर हम परफॉर्म कर सकते हैं नहीं, ये चेक करने के लिए रिसर्चर पायलट स्टडी परफॉर्म करते हैं। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है, टू फाइंड रिस्पोंडेंट्स फॉर फुल स्टडी। अब पायलट स्टडी से रिस्पोंडेंट्स को हम फाइंड नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, टू फाइनलाइज मेथोडोलॉजी फॉर फुल स्टडी। मीन्स हम पायलट स्टडी परफॉर्म कर ये नहीं देखते हैं कि हमें कौन से मेथड यूज करना चाहिए, हम मेथड्स फाइनलाइज नहीं करते, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, टू फाइनलाइज सैम्पलिंग फॉर फुल स्टडी। अगेन यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। पायलट स्टडी रिसर्चर इसलिए भी नहीं करते कि वो सैम्पलिंग फाइनलाइज करे फॉर फुल स्टडी। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, टू गेट सुटेबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग फुल स्टडी। पायलट स्टडी का पर्पस ही ये होता है कि रिसर्चर पहले स्मॉल स्केल पर स्टडी परफॉर्म करते हैं ये देखने के लिए और ये चेक करने के लिए कि वो स्टडी लार्ज स्केल पर सुटेबल होती है या फिर नहीं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आर इज अ। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आर क्या होता है। सो आर एक फ्री स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करा जाता है फॉर डेटा क्लीनिंग, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशंस के लिए। अब ये जो आर होती है ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो स्पेशली डेवलप हुई है फॉर स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस के लिए। सो ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर जो है आपकी एक फ्री स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका यूज किया जाता है फॉर डेटा क्लीनिंग, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन के लिए है। और आर एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्पेशली डेवलप हुई है फॉर स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस। दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर। सो ये एक डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड अ रिसर्चर कैन एनहांस हिज और हर स्टडीज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड के थ्रू रिसर्चर अपने स्टडी को क्या करते हैं। सो रिमेंबर, डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड के थ्रू रिसर्चर अपनी स्टडी को ये बताते हैं कि उनकी स्टडी, उनके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो वैलिड है। अब आपको पता होना चाहिए कि डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड होता क्या है। सो डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड वो मेथड होता है जिसके थ्रू आप डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हो और आप रिजल्ट फाइंड आउट करते हो कि डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उससे क्या आपके रिजल्ट जो आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं या फिर नहीं। अब जैसे आप नेम में ही मीनिंग देख रहे हो, डेटा ट्रायंगुलेशन मीन्स कुछ ट्रायंगल शेप का आपका एनालिसिस होगा इस मेथड में। जैसे आप देख रहे हो इस फिगर में, आप मान लो आपने क्या किया, पहले एक मेथड से डेटा कलेक्ट किया और फिर रिजल्ट फाइंड आउट करा और आपको कुछ रिजल्ट आ रहा है, और आपने क्या किया, दूसरा मेथड यूज कर डेटा कलेक्ट करा और इससे रिजल्ट निकाला और उसका रिजल्ट भी सेम ही आ रहा है। मीन्स आपकी जो स्टडी है वो वैलिड है, आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो वैलिड है। सो डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड रिसर्चर की स्टडी को इनहेंस करता है, मीन्स उनकी स्टडी को वैलिड बताता है कि उनकी स्टडी, उनके जो रिजल्ट है वो वैलिड है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाइपोथेसिस दैट सजेस्ट दैट अ cause and effect relationship between the variables is referred to। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसी कौन सी हाइपोथेसिस होती है जो हमें बताती है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन दी वेरिएबल्स। सो वो हाइपोथेसिस आपकी होती है कॉजल। जैसे आप देख रहे हो, कॉजल का मीनिंग ये होता है कॉज एंड इफेक्ट,
मीन्स एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन द वेरिएबल, ये देखने के लिए हम कॉजल हाइपोथेसिस यूज करेंगे। देन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये बताती है कि आपके जो वेरिएबल्स है उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, बट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये नहीं बताती है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट ही रिलेशनशिप है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या बताती है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल, बट हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में कौन सी हाइपोथेसिस बताती है, बट नल हाइपोथेसिस तो कोई रिलेशन ही नहीं बताती है बिटवीन दी वेरिएबल्स। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी कॉजल हाइपोथेसिस। कॉजल हाइपोथेसिस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताती है बिटवीन दी वेरिएबल्स। नेक्स्ट, डेटा derived from reliable measurement of observation is known as। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा डेटा जो हमें रिलायबल मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू मिलता है वो डेटा को हम क्या कहते हैं। सो उस डेटा को हम कहते हैं इंपेरिकल डेटा। इंपेरिकल डेटा वो डेटा होता है जो आपके रिलायबल मेजरमेंट, जो आपको ऑब्जर्वेशंस और जो आपके खुद के एक्सपीरियंस से बेस्ड होता है, और उस डेटा को हम कहते हैं एम्पायरिकल डेटा। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए है एक्सपेरिमेंटल डेटा। एक्सपेरिमेंटल डेटा वो डेटा होता है जो आप एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके डेटा फाइंड आउट करते हो, कुछ इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हो, सो वो हो जाता है आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी इथनोग्राफिक डेटा। इथनोग्राफिक डेटा जो कल्चर्स पर बेस्ड होता है, वो इंफॉर्मेशन से कल्चर्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन मिलती है उस डेटा को आप कहते हैं इथनोग्राफिकल डेटा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा वो डेटा होता है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस के थ्रू, जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर्स, ओके, इन सारे चीजों के थ्रू मिलता है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा, जिसको आप ऑब्जर्व नहीं करते और मेजर भी नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एम्पायरिकल डेटा। एम्पायरिकल डेटा वो डेटा होता है जिसको आप मेजर कर सकते हो, जो आपके एक्सपीरियंस पर और जो आपके ऑब्जर्वेशंस पर बेसिस डेटा होता है, उसे हम कहते हैं एम्पायरिकल डेटा। नेक्स्ट, फाइंड मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा सेट 19, 24, 28, 29, 30, 34, 38, 42, 49, 51, 51, 61 एंड 64। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक डेटा गिवन है और हमें इसका मोड फाइंड आउट करना है। अब मोड क्या होता है? मोड आपके ऑब्जर्वेशन में और यू कैन से आपके डेटा पॉइंट में ऐसी वैल्यू होती है जो मैक्सिमम बार रिपीट हो रही है, और ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। जैसे आप देख रहे हो इस डेटा में आपके पास 51 जो है, 51 वैल्यू ये 2 बार रिपीट हो रही है, सो इस डेटा का मोड हो जाएगा आपका 51। सो हियर मोड इज 51, ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, find median for the following data set 19, 24, 28, 29, 30, 34, 38, 42, 49, 51, 51, 61 and 64। अगेन इस क्वेश्चन में भी हमें सेम डेटा सेट गिवन है और हमें इस डेटा सेट का मीडियन फाइंड आउट करना है। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन वो होता है जो आपके ऑब्जर्वेशन में और आपके जो डेटा पॉइंट्स होते हैं उसमें जो मिडिल वैल्यू होती है, मिडिल वैल्यू को आप कहते हैं मीडियन। अब जैसे आपको ये जो डेटा सेट गिवन है, ये इस डेटा में आपको मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो रिमेम्बर, जैसा कि मैंने आपको हमारे लेक्चर्स में बताया था, मीडियन क्या होता है? आपके डेटा की मिडिल वैल्यू। सो मीडियन फाइंड आउट करने के 2 स्टेप्स मैंने आपको बताया था। सो स्टेप 1 आपका ये था। स्टेप 1 में आप आपके डेटा को अरेंज करते हो लोअर से हायर लेवल में। अब जैसे आपका जो डेटा सेट, आपको जो ये डेटा गिवन है इस क्वेश्चन में, वो ऑलरेडी अरेंज्ड ही है लोअर से हायर वैल्यूज में। सो आपको यहाँ पर स्टेप 1 में कुछ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपका डेटा ऑलरेडी अरेंज्ड है। देन स्टेप 2 में आप ये देखते हो कि आपका जो डेटा गिवन है, आपके डेटा में जो डेटा पॉइंट्स है, जो ऑब्जर्वेशन है, आपके नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है, वो ऑड है या फिर इवन है।
अगर आपका जो डेटा पॉइंट्स, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स आपके ऑड होते हैं तो उस केस में आपकी जो मीडियन की वैल्यू होंगी सिर्फ एक ही मीडियन वैल्यू होंगी। बट अगर आपका जो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है वो इवन है तो इस केस में आपकी जो मिडिल वैल्यू होती है, मींस जो आपका मीडियन होता है उसकी वैल्यू 2 होती है। आप 2 मिडिल वैल्यू लेते हो, देन उस 2 वैल्यू का एवरेज फाइंड आउट करते हो। तो आपको ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस क्वेश्चन में आपको जो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स गिवन है ये ऑड है या इवन है, ये हम पहले देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है, मीन्स ये आपका जो डेटा सेट आपको गिवन है, जो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है यहाँ पर 13 है, इसलिए ये ऑड हो गया आपका डेटा। सो इस केस में आपका जो मीडियन की वैल्यू होगी सिर्फ एक ही आएगी। दैट मीन्स अगर आप लेफ्ट साइड से आपके डेटा को काउंट करते हो तो अगर आप मीडियन मान लो अपने 7 नंबर पर मान लिया और राइट साइड से भी आप जाते हो तो आपका जो 7 नंबर पर है यही नंबर आ रहा है। दैट मीन्स आपका जो मीडियन है इस केस में 38 होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका ऑड नंबर, ऑड डेटा था, इसलिए यहाँ पर एक ही आपकी मिडिल वैल्यू आई, मीन्स मीडियन एक ही होगा। अगर आपका इवन होता डेटा तो यहाँ पर आपकी 2 वैल्यू आती मीडियन वैल्यू और उसका आप एवरेज लेते हो। But for this question 38 option D is the right answer. Next, non-parametric test measure variables at. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो किस वेरिएबल को मेजर करते हैं। सो रिमेंबर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नेक्स्ट होता है आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है? पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें आप आपके पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल अज्यूम करते हैं, मीन्स आपकी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको। देन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें आप आपके जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको नॉर्मल अज्यूम नहीं करते हो। तो यही डिफरेंस होता है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बीच का। अब इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से वेरिएबल्स को मेजर करता है। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आपके नॉमिनल एज वेल एज ऑर्डिनल लेवल ऑफ स्केल इस वेरिएबल्स को मेजर करता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्डिनल लेवल। नेक्स्ट, find mean for the following data set 19 24 28 29 30 34 38 42 49 51 51 61 and 64। इस क्वेश्चन में आपको मीन फाइंड आउट करना है, मीन्स आपको एक डेटा सेट गिवन है, उस डेटा सेट का मीन फाइंड आउट करनी है। मीन क्या होता है? जिसको हम एवरेज भी कहते हैं। सो यहाँ पर आपको एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो मीन का भी फॉर्मूला होता है, आपको मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीन का फॉर्मूला होता है सबमिशन xi अपॉन n। सो xi सबमिशन, पहले तो क्या होता है आपको ये मीनिंग पता होना चाहिए। सबमिशन का मतलब होता है एडिशन, आपको ऐड करना होता है जो आपको डेटा सेट गिवन है। तो यहाँ पर आपको जितने भी डेटा सेट, जितने भी नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स गिवन है सबको ऐड करना होता है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 19 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 29 प्लस 30 प्लस 34 प्लस 38 प्लस 42 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 51 प्लस 61 प्लस 64, then divided by n means total number of data points। टोटल कितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 13 इक्वल्स टू, आपको इन सारे टर्म्स को ऐड करना है, देन आपका आंसर आ जाएगा 520 डिवाइडेड बाय 13। तो 13 1 जा 13 4 जा 52 एंड 0 एज इट इज। मीन्स यहाँ पर आपका मीन जो होगा, मीन्स एवरेज वैल्यू जो होगी इस डेटा सेट की वो हो जाएगी आपकी 40। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 40। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रॉम द फॉलोइंग: ओपन ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लिनक्स ओएस, मैक ओएस। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको आप फ्रीली यूज कर सकते हो। ओपन मीन्स फ्रीली। तो यहाँ पर हम पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट का गिवन है ओपन ऑफिस, जैसा वर्ड में ही मीनिंग गिवन है, ओपन मीन्स फ्री। सो ओपन ऑफिस ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको आप फ्रीली यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपका करेक्ट हो जाएगा। देन सेकेंड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर है जिसको आप फ्रीली यूज नहीं कर सकते हो और विच इज डेवलप्ड बाय बिल गेट्स इन 1998। सो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, आप इसको फ्रीली यूज नहीं कर सकते हो। पॉइंट सेकेंड रॉन्ग हो जाएगा। देन थर्ड, लिनक्स ओएस। लिनक्स ओएस और ओपन ऑफिस ये दोनों भी ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसको आप फ्रीली यूज कर सकते हो, ये दोनों भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। थर्ड पॉइंट भी करेक्ट हो जाएगा। देन फोर्थ, मैक ओएस। मैक ओएस ये एप्पल का सॉफ्टवेयर है, इसी को भी आप फ्री नहीं यूज कर सकते हो, ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका फोर्थ पॉइंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड थर्ड, मीन्स ओपन ऑफिस एंड लिनक्स ओएस ये दोनों भी आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको आप फ्रीली यूज कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।